बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अरफराज और मकबूल जान के साथ। नाज़रीन, आज सेनेट और कौमी असम्बली में महंगाई के हवाले से धुआंधार बहस हुई। मिनी बजट का तस्करा रहा। IMF की नई शराइत के तहत जो नया मिनी बजट लाया जा रहा है वो पाकिस्तानी अवाम के लिए क्या मुश्किलात लेके आएगा। हुकूमती और अपोजिशन के अरकान के दरमियान धुआंधार तकारीर का मुकाबला हुआ, एक दूसरे के खिलाफ इल्ज़ाम तराशी हुई, नारे लगे, स्पीकर के डाइस का भी घेराव किया गया, लेकिन फोरम चलता रहा। आज हम जायज़ा लेंगे कि मिनी बजट और ये सारे मामला जो हैं वो किस तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं और आपके ऊपर महंगाई का कौन सा नया तूफ़ान सामने आने वाला है। साथ ही प्रोग्राम के अंदर जिक्र करेंगे कि कल भी हमने ये बात की थी कि भारत के अंदर जो मोदी सरकार की पॉलिसीज़ हैं वो कौन सा नया तूफ़ान खड़ा कर रही हैं। आज भारत के मुसलमान फ़नकार भी उसमें शामिल हो गए। नसीरुद्दीन शाह साहब की आपने गुफ्तगू सुनी और जिसमें वो वाज़ेह तौर पर कह रहे हैं कि मोदी सरकार जो कर रही है वो सिर्फ़ और सिर्फ खाना जंगी की तरफ मुल्क को धकेल रही है। इसका भी तस्करा करेंगे। साथ ही प्रोग्राम के अंदर जिक्र होगा ओमिक्रॉन का कि आखिर इतना खौफ क्यों फैलाया जा रहा है इस वायरस का, क्या वाकई इतना ही डेडली वायरस है। इसका आज हम जायज़ा लेंगे अपने प्रोग्राम के अंदर। लेकिन बढ़ते हैं अपने पहले मौजू की जानिब और बढ़ने से पहले उन तकारीर की चंद झलकियाँ देख लें जो आज असम्बली के अंदर हुई। रेजिस्ट करना चाहिए और हुकूमत वक्त को बाज रखना चाहिए। अवाम की जो है हिम्मत अभी तक कोई बिल जब पेश होगा तो आप इस पे बहस कीजिएगा। स्टेट बैंक जो है वो IMF की लोकल ब्रांच बन चुका है। आप कौमी कंसेंसस क्रिएट करें कि हम इस मुश्किल में किस तरह निकल सकते हैं। इस तरह नहीं होगा। खुदा के लिए अपने मुल्क की जो फाइनेंशियल खुद मुख्तारी है, जो माशी खुद मुख्तारी है, सरेंडर ना करें। इसके बाद जो है आपको स्ट्रिप ऑफ किया जाएगा आपकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी से। आप भाई साहब अगवा खड़ोटो ना मिनी बजट लेके आए ना ये स्टेट बैंक का जो है वो बिल पास करें ना करें, ये प्लीज ना करें। पूरा बात हो गया आपका यार, आपको पूरा मैंने मौका दे दिया है, आपने सारी बातें कर दी हैं, हर चीज बोल दी है। पाकिस्तान जिन माली मुश्किलात से दो चार है उनके पीछे कौन से अवामिल हैं जो कार फरमा हैं, इसके पीछे क्या अवामिल हैं, इसको देखने की और इस पर एक संजीदा बात करने की जरूरत है। ये आप बात कर लिए राजा साहब, अगर इनके दिल में कोई ऐसा विस्वसा है, कोई वहम है तो ज़हन से निकाल दें। इंशाअल्लाह इस प्रोग्राम पर पूरी कौम मुत्तफिक थी, मुत्तफिक है और इंशाअल्लाह मुत्तफिक रहेगी और इस पे एक नेशनल कंसेंसस मौजूद। जी, और ये सब ये वही बातें आज असेंबली में भी हुई हैं जिसका कल हम तस्करा कर रहे थे कि एटलीस्ट आपके न्यूक्लियर प्रोग्राम के अंदर दबाव बढ़ सकता है। और आज साबिक वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने भी असेंबली के अंदर ये बात की कि भाई अपनी खुद मुख्तारी तो वापस लो। देखिए, पाकिस्तान की जो टोटल GDP है ना, जो कुछ हम बनाते हैं, जो कुछ हम उगाते हैं, जो कुछ हम मेहनत करते हैं, वो है 278.2 अरब डॉलर। 278.2 अरब डॉलर जो हैं, इसके बारे में ये कहा जाता है कि अगर 50% से ज़्यादा इसका कर्जा हो जाए किसी मुल्क का तो वो उस मुल्क की इकॉनमी जो है वो बिल्कुल तबाह बर्बादी की तरफ सफ़र अख्तियार करती है। बिल्कुल। मैं कल भी बता रहा था कि शफाक हसन साहब पर मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि हम बचपन में कहानियाँ पढ़ा करते थे, किताबें पढ़ा करते थे। जॉन परकिंस की 2 किताबें, कन्फेशंस ऑफ एन इकोनॉमिक हिटमैन और अमेरिका इज़ अ न्यू एम्पायर। और हम कहते थे कि ब्राज़ील के 120 अरब डॉलर कर्जा हो गया, अब ब्राज़ील को लोगों ने घेर लिया, लेकिन ब्राज़ील को अल्लाह तबारक व तआला ने एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप दी और वो था उसका वज़ीर आज़म। इन सारों ने उसको इकट्ठा किया, उसने कहा हम तुम्हारा ये खरीदेंगे, हम तुम्हारा ये खरीदेंगे, हम तुम्हारा। उसने कहा रुको, मैं तुम्हारा पैसा देता हूँ, मैं अमेज़न का जंगलात काट के तो तुम्हें दे देता हूँ, बेच के दे देता हूँ, ले जाओ। उन्होंने कहा ये तो लंग्स ऑफ द वर्ल्ड, फेफड़े हैं दुनिया के। उसने कहा चुप, कितनी ऑक्सीजन रोज लेते हो, उसका किराया अदा करो। वाह, चुप, दुनिया चुप हो गई। ये होती है लीडरशिप। मैं कल हम रोना किस बात का इमरान खान साहब का कर रहे थे कि रोना लीडरशिप इस वक्त कैसे अभी। और ये सब कल की बात है, गुज़िश्ता जो 20 दिन से जो तुर्की के अंदर जो डाउनफॉल था लीरा का, कि एक स्टेज आ गई कि 9 रुपए पे लीरा आया। और जो अर्दवान साहब ने जो काम ये किया कि डॉलर अकाउंट की बजाय लीरा अकाउंट खोलो, हुकूमत आपको ये फवायद देगी। रातों रात 24 घंटे आज आप डॉलर अकाउंट बंद कर दे, आज आप डॉलर अकाउंट पाकिस्तान के अंदर बंद कर दे, सब ठीक हो जाते हैं।
इसका मसला पता है क्या है? जो फैसलाबाद में खाता है, जो फैसलाबाद में उठता है, जो फैसलाबाद में बैठता है, जो लाहौर में उठता है, जो कराची में बैठता है, वो करता क्या है? वो कहता है मेरा पैसा बाहर बिके, मैं डॉलर ले हूं। सही बात। वो सेव डॉलर में करता है। मुस्तकबिल तुम्हारा यहां, बच्चे तुम्हारे यहां, जिंदगियां तुम्हारी यहां, सेव करते हो तुम डॉलर के अंदर। डॉलर अकाउंट तुमने कहां। अच्छा, मैं सिर्फ अर्ज कर रहा हूं कि बेसिकली 27 तो होता क्या है? उन्होंने खड़े होकर कह दिया। उसके बाद कौन कौन सा मुल्क है कि जिसके खिलाफ इस शिकंजा उन्होंने कसने की कोशिश नहीं की? क्योंकि मुसलमानों पे तो हम तो कहते हैं ना, अमेरिका जो है ये मुसलमानों का दुश्मन है। अमेरिका अपने आप का दोस्त है। सही। जब मुसलमानों का दुश्मन नहीं था तो कम्युनिस्टों को मार रहा था। वो ग्रेनेडा के अंदर घुस गया था, नोरियागा की गवर्नमेंट उसने खत्म कर दी थी। वो कत्लो गारत ऐसा करता था। उस्मान साहब, एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन बनाया गया था, जैसे हमारी मिलिट्री एकेडमी है, उसको कहते हैं स्कूल ऑफ अमेरिकास। सही। स्कूल ऑफ अमेरिका होता था जिसमें चिली की, निकरागुआ की, होंडुरास की, ग्रेनेडा की, इन सारों की जो फौजी थी वो ट्रेनिंग लेके आती थी। और उसके अंदर एक मैनुअल पढ़ाया जाता था। ये तारीख की कितनी बड़ी ज्यादती है कि जिसमें कहा था हाउ टू एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन थ्रू टॉर्चर, कि टॉर्चर के तरीके क्या होते हैं। और ये पिनोशे वगैरह वहां से पढ़ के गए थे। लेकिन वो लोग खड़े हुए और उन्होंने कहा कि नहीं, सही, अल्लाह का नाम है, हमारी जान छोड़ो। उन्होंने अमेरिका को खुदाफिज कहा, आज सुख में है। जिस मुल्क ने अमेरिका को खुदाफिज कहा, जिसने IMF को कान से पकड़ के, ये जो एक्वाडोर है, कान से पकड़, लिटरली कान से पकड़ के IMF के चीफ को उसने निकाला था, वरना फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर उसने दफ्तर बनाया हुआ था और हर फाइल उसको होकर गुजरती थी, किसको कितना खर्चा दे रहे हो। हमारे यहाँ मसला क्या है? तो ये हाल हमारा नहीं हो गया स्टेट बैंक के खुद मुख्तारी देने के बाद? फिनांस पर कुछ छोड़े, फिनांस के अंदर आप दफ्तर लोग बैठे हैं, उनके सारे एक्सपर्ट्स यहाँ फिनांस सेक्रेटरी के दफ्तर में बैठे होते हैं। आज से नहीं बैठ रहे, 20 साल से बैठ रहे हैं, मुशर्रफ के जमाने से बैठे चले आ रहे हैं। क्योंकि मुशर्रफ साहब को, हाँ, मैंने खुद अपनी आंखों से देखे, मैं तो पोस्टेड था वहां उस वक्त। हम जब भी फिनांस वकार मसूद साहब से बुलाएं, कल हम उनको लेंगे ऑनलाइन कि आपके जमाने में कौन कौन सा IMF का दफ्तर खुला था। शौकत अजीज के जमाने में तो हालत ये थी कि उसके दफ्तर के साथ वाले इलाके के अंदर IMF का दफ्तर होता था। लेकिन IMF को निकाला भी शौकत अजीज ने। हाँ, उसने वो तेरा उसके बेसिकली ही वाज अ बैंकर। अच्छा, बैंकर को पता होता था कि पैसे दान से पकड़ के जमा कैसे करने हैं। हमारे यहाँ होता यह है उस्मान साहब, पहली बात तो यह है कि सबसे पहले ख्वाजा आसिफ साहब ने ठीक बात की, मुझे अच्छी लगी बात कि कंसेंसस पैदा करो यार। ये टाइम नहीं है कि मैं नवाज शरीफ को बुलाऊंगा तो मैं फलाने को बुलाऊंगा, कंसेंसस पैदा करो। अब मैं जो असल बात करते हैं कि 278.2 बिलियन है हमारी इस वक्त डॉलर हमारी GDP। इस GDP के मुकाबले में हमारे पर कर्जा है, एक तो एक्सटर्नल डेट है हमारे पास 116 अरब डॉलर का, और ये तो चलो ये हम है। घर का डेट तो 204 अरब है, वो तो हम चलो मियाँ मनशा को कहेंगे सारी तुम्हारा बैंक कब्जा कर लेते हैं, या फलाने को कहेंगे तो आप, जैसे भुट्टो ने किया था तो उसने ठीक कर लिया था। लेकिन 116 अरब डॉलर में भी आपको 10 से 11 अरब डॉलर जो है साल की आप उसको किस्त देनी पड़ती है, और आपके पास रह कुछ नहीं जाता बचता। अब आप क्या करेंगे? हम करते हैं कॉस्मेटिक चीज़ें, सऊदी अरब से पैसे ले लिए, UAE से पैसे ले लिए, ये अदा कर दिया, वो अदा कर दिया। वो जो इकबाल कहता है ना, गैरत है बड़ी चीज जहाने तगदौ में, पहनाती है दरवेश को ताजे सरेदारा। ये कौन लोग थे जो खड़े हो गए? अच्छा, फिर सबसे बड़ी बात है, अगर आप ये समझते हैं कि आपको इंटरनेशनल सपोर्ट हासिल नहीं, तो आपसे ज्यादा जाहिल कोई नहीं है। इस वक्त पूरी दुनिया में जापान से लेके अमेरिका तक एक आवाज उठ रही है, गुज़श्ता 9 सालों से आवाज उठ रही है डेट जुबली की, कि जब तक आप इस दुनिया में अमन कायम नहीं हो सकता, इस दुनिया में सुकून नहीं आ सकता, इस दुनिया में इत्मीनान नहीं आ सकता, जब तक ये कर्जे माफ नहीं होते। और वो कहते हैं 12-12, 13-13 दफा कर्जा वापस ले चुके हुए हैं अमेरिकी और IMF के लोग, ये बैंकर्स ले चुके हुए हैं, ये साहूकारों की तरह खून चूस रहे हैं। पीपल शुड रिफ्यूज। अच्छा जी, आप रिफ्यूज, आप पाकिस्तान शुड लीड। पाकिस्तान से मसला आ जाए कि पाकिस्तान का लीड कर। अच्छा, एक तो ये रास्ता है। अच्छा, दूसरा रास्ता ये है कि वो खौफ का रास्ता जो उन्होंने इख्तियार किया हुआ है कि हम दिवालिया हो जाएंगे। ओ भाई, आप पहले मुल्क है जो दिवालिया होंगे। आप कहें जी हम नहीं अदा कर सकते, हम जब तक स्टेबल नहीं होते हम बैंकरप्ट हैं, हमें इतने साल की मोहलत दो, बेशक 10 साल की दो, बेशक 15 साल की, हम अपनी इकॉनमी को दुरुस्त कर ले, उसके बाद तुम्हारा कर्जा भी दे देंगे। वो एक नेचुरल सा फिनोमेना है दिवालिया का। हमारे मुल्क में अक्सर आपको पता है कि दिवालिया कहते हैं कि दिया बेसिक बैंकरप्सी कहते हैं कि जो दुकानदार होता था वो अपने दुकान के बाहर एक दिया जला देता था कि मैं कर्जे अदा नहीं कर सकता।
तो लोग होते जैसे उससे अपना कर्जा डिमांड नहीं करते थे जब तक वो ठीक नहीं हो जाता। ये एक इंटरनेशनल बैंकिंग प्रैक्टिस है। लेकिन होगा क्या, खान साहब इस बात पे डरते हैं, सारे हमारे मुल्क के सारे लोग, नवाज शरीफ हो, इमरान खान हो, परवेज मुशर्रफ हो, ज़िया-उल हक हो, हम दिवालिया हो जाएंगे। ओ भाई मेरी बात सुनो, दिवालिया होना बेहतर है। एक दफा तुम गाली खा लोगे लेकिन अपने मुल्क को स्टेबलाइज कर लोगे, बेहतर तरीके से आगे चलोगे। अब वो हमारे लोग भी खड़े होकर कहते हैं कि आपकी करेंसी कीमत बन जाएगी। मसला सर ये है कि अब आपने अपनी करेंसी क्यों गिराई? इसलिए गिराई कि आपके लोगों का माल बाहर बिके, और तो कोई वजह नहीं थी। किन लोगों को फायदा पहुंचाया आपने? इंडस्ट्रियलिस्ट को। क्या उस इंडस्ट्रियलिस्ट ने एक स्कूल भी खोला, एक कॉलेज बनाया, एक अस्पताल बनाया? ये जो CRRs कहते हैं, कॉर्पोरेट रिलीफ, सोशल रिलीफ जो होती है, कौन से मुल्क कर रहे हैं, कौन से हमारे कारखानेदार कर रहे हैं? आपको पता है कि जिस जगह बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगती हैं उसके पूरे 2-3 मील के रेडियस के अंदर तमाम स्कूलों का, तमाम हेल्थ की फैसिलिटीज का, तमाम पार्कों का इंतजाम जो है वो फैक्ट्री वाले करते हैं। बड़े बड़े शहरों में तो है भी, बहुत कम है उस्मान साहब, बहुत कम है, बहुत कम है। आपकी जो सर आप सोशल सिक्योरिटी के आप मैं तो हॉस्पिटल जो हैं, होता यह है कि 2000 आपके अपना होते हैं मुलाजम, आपने वहां 500 रजिस्टर कराए होते हैं। आप तो हालत यह है कि लोगों को डेली वेजेस, पाकिस्तान में गंद कितना है, चोरी, ये ऐसे नहीं है। आज मेरे साथ आप डिफेंस में चलें, कौन सा घर है जिसके घर के अंदर 4-4, 5-5 गाड़ियां ना खड़ी हुई हैं? कौन सा घर है जिसके अंदर रोज किस्म की तायुश की इंतहा है कि मैं कल फेज 1 में से गुजर रहा था, 5 घर मैंने देखे अच्छे खासे बने हुए, ग्राउंड कर दिए गए, उसके बाद नई इमारत पसंद ही नहीं है। ये कभी दुनिया में देखा है? ऐसा हुआ है कभी? आप इंग्लैंड में चले जाएं, बाकी चले। असल मसला ये उस्मान साहब कि ये नेशनल कंसेंसस करना चाहिए। इमरान खान साहब को अपनी ईगो छोड़नी चाहिए। नून लीग को, इन लोगों को ये बयानबाजी का वक्त नहीं है। अगर आपने बयानबाजी में उलझे रहे तो बात वो सही है कि देन आप बस बेचने के लिए कल भी यही सवाल उठाया था, ये जो उन्होंने कहा है ख्वाजा साहब ने, कंसेंसस कौन बिल्ड करेगा? जो वजीर आज़म, तो वजीर आज़म की जिम्मेदारी है ना। वजीर आज़म को इनके साथ बिठाएगा कौन? कोई नहीं, कोई नहीं। तो फिर वज़ीर आज़म को फारिग करो, फिर कौमी हुकूमत बनाओ। अच्छा, हाँ, अर्जेंसी ऑफ द नीड यही है। उस्मान साहब, मेरा और आपका घर एट स्टेक है, मेरा और आपका घर एट स्टेक है। ये जो लोग GHQ में, उनका GHQ एट स्टेक है। मैं सच्ची बात कर रहा हूं। इमरान खान साहब शायद आपकी बात ये सुन लें, शायद बिठा लें, तैयार हो जाएं कि जो वो मिसाके मैशत कर लें, कुछ करें, लेकिन बैठना जरूरी है इन हालात के अंदर। या लेते हैं ब्रेक के बाद आएंगे तो प्रोग्राम का सिलसिला जारी रखें। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन, जिसने दुनिया में एक नया खौफ पैदा किया हुआ है और तेज़ी से इसके मरीज़ों की तादाद बढ़ती चली जा रही है। पाकिस्तान के अंदर भी ये एंट्री दे चुका है और अब तक की इतलात के मुताबिक 75 अफराद में जो है इस वेरिएंट की तस्दीक हो चुकी है। कितना डेडली वायरस है, क्या इसको आम वायरस उसी तरीके से समझेंगे या ये जो नई किस्म है ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है? इस हवाले से मुख्तलिफ चैमगोइयाँ, मुख्तलिफ बातें की जा रही हैं। क्या वाकई ओमिक्रॉन इतना ख़तरनाक है कि हम पूरी दुनिया एक बार फिर जो है वो बंद करने जा रहे हैं? ये तमाम तर अपडेट्स लेते हैं डॉक्टर अताउर रहमान साहब से, और जो साइंटिस्ट भी हैं, वज़ीर आज़म की टास्क फोर्स के एक चेयरमैन भी हैं, उनको शो में खुश आमदीद भी कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, पहले तो ये बताइएगा कि साउथ अफ्रीका से ये वेरिएंट निकलता है ओमिक्रॉन, उसके बाद ये अमेरिका, यूरोप से होता होता इंडिया, और अब ये जो है वो पाकिस्तान के अंदर भी एंट्री दे चुका है। लेकिन जो तफसीलात सामने आई हैं अब तक, उसके मुताबिक तो इतना सीवियर किस्म का ये वेरिएंट नहीं है। तो फिर इतना खौफ क्यों पैदा हो रहा है पूरी दुनिया में इस वेरिएंट के हवाले से? ये एक बहुत अहम सवाल है, क्योंकि इसके 3 पहलू हैं जिनका जायजा लेना पड़ेगा और फिर उन तीनों को कंबाइन करके फाइनल सूरत निकलती है जी। सबसे पहला जो इसका जो फैसेट है, जो पहलू है, वो ये है कि ये तकरीबन 5 गुना ज़्यादा तेज़ी से फैलता है डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले में जी। और इस वजह से इसकी इन्फेक्टिवनेस, यानी कि हर 2 रोज़ बाद जो तादाद है वो दुगनी होती जाती है। आज अगर
75 हैं तो कल परसों 150 होंगे, और फिर 2 रोज बाद 300, और फिर 600, 1200, फिर 2400। तो 10, 15, 12 रोज में आप देखेंगे हजारों में तादाद चली जाएगी इसकी। तो एक पहलू ये है कि ये 5 गुना ज्यादा तेजी से फैलता है और हर 2 रोज बाद डबलिंग होती जाती है उन लोगों की जो मुतासिर हो रहे हैं इससे और जो बीमार पड़ रहे हैं। नंबर 1। इसका जो दूसरा पहलू है वो ये है कि जो अमवात हो रही हैं इसकी वो उससे कम है, और जो शदीद बीमारी जो होती है वो भी डेल्टा से कम है। लेकिन क्योंकि ये 5 गुना ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है तो लोग ज़्यादा बीमार हो रहे हैं, और इस वजह से हॉस्पिटल्स पे प्रेशर कहीं ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगा और अमवात भी बहुत ज़्यादा होंगी क्योंकि ज़्यादा लोग मुतासिर होंगे। लेकिन डॉक्टर साहब जो मैं पढ़ रहा था साउथ अफ्रीका, तीसरा पहलू ये है कि वैक्सीन, जिन ममालिक में वैक्सीन कम लगी है, जिसके अंदर अफ्रीका में तकरीबन 80% लोगों को वैक्सीन नहीं लगी हुई, और पाकिस्तान में भी बहुत बड़ी तादाद है लोगों की जो वैक्सीन नहीं ली हुई और अनप्रोटेक्टेड हैं, वो तो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हैं। और तो इन तीनों पहलुओं को मिला के आप देखेंगे तो नतीजा निकलता है कि ये जो वेरिएंट है ओमिक्रॉन, ये कहीं ज़्यादा ख़तरनाक है और हॉस्पिटल्स पे कहीं ज़्यादा प्रेशर पड़ सकता है उस डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले में जो अब कम होता जाएगा। लेकिन आपने 3 वजूहत बताई डॉक्टर साहब, लेकिन मैं साउथ अफ्रीका के मीडिया में पढ़ रहा था कि सिर्फ 6.7% लोगों को हॉस्पिटल जाने की जरूरत पड़ी है। और एक तो ये बात, और दूसरा जो इंग्लैंड की जो दादोशुमार सामने आए हैं जिनको बूस्टर डोज भी लगी हुई है, उनको भी ये वेरिएंट अपने जो है वो शिकार कर रहा है, उनको भी दोबारा कोरोना हुआ, और पहले 2-2 दफा उनको कोरोना हो चुका, 2 डोजेस लगने के बाद, बूस्टर डोज लगने के बाद भी ये शिकार कर रहा है, लेकिन उसकी जो अलामात हैं वो कम है। तो एक तो हॉस्पिटलाइजेशन वाली जो चीज़ है, तो इसमें साउथ अफ्रीका की हद तक तो इत्मीनान बख्श है कि बहुत कम लोगों को जाना पड़ा हॉस्पिटल, तो लेकिन हमें इक्विप तो रहना चाहिए। जी, ये बात जो है ये एक हद तक दुरुस्त है, लेकिन अभी इट्स टू अर्ली इसके बारे में कहना, क्योंकि ये वायरस जो है ये नवंबर के शुरू में ये डिस्कवर हुआ था और अब दिसंबर में है। आप सिर्फ 1.5-2 महीने हुए हैं इसको आए हुए, और ये अभी तक बहुत ज़्यादा फैल नहीं पाया उन ममालिक में जहाँ पे वैक्सीनेशन ज़्यादा नहीं हुई। तो जो साउथ अफ्रीका का जो डेटा है उसको ज़रा समझने के लिए आपको दूसरे ममालिक का भी डेटा देखना पड़ेगा जहाँ वैक्सीनेशंस कम हुई हैं, और उनकी हॉस्पिटलाइजेशंस की तादाद जो साउथ अफ्रीका के बराबर वाले ममालिक हैं उनका डेटा आएगा तो पता चलेगा कि ये कितना खतरनाक है। डॉक्टर साहब, ये जो पूरे यूरोप जो ये जो डाटा है जहां वैक्सीन, मतलब अमेरिका में कल जो है 3,12,939 केसेस ज़्यादा आए हैं, बरतानिया में 1,29,471 केसेस ज़्यादा आए हैं, फ्रांस के अंदर 1,89,000 आए हैं, इसकी तरह स्पेन के अंदर 99,000 आए हैं, ये तो बहुत बड़ी, इटली में 78,000 आए हैं, ये बहुत बड़ी तादाद है। और यहाँ तो वैक्सीन बहुत ज़्यादा हुई है, बल्कि उनको 100% तक बूस्टर डोज आ चुके हुए हैं। बिल्कुल, और यही सबसे बड़ी खतरा है कि ये इस तादाद को बुनियाद बना दें और हर 2 रोज बाद इस तादाद को दुगना करते जाएं, और फिर ये भी देखते जाएं कि अमेरिका जैसे मुल्क में भी 100% वैक्सीनेशन तो नहीं है। बहुत सारे लोगों को तो वैक्सीनेट ही नहीं हुए, जो बिलीव ही नहीं करते इस वायरस के अंदर। 80% के करीब वैक्सीनेट हुए होंगे, बाकी 20% नहीं हुए। उन लोगों की उस एज ग्रुप की जिनको वैक्सीनेट होना चाहिए, तो ये बहुत बड़ा खतरा मौजूद है और ये फैल रहा है खतरा। और जब तक ये वायरस रहेगा, चाहे वो डेल्टा हो चाहे वो ये ओमिक्रॉन हो, और ये म्यूटेट करता रहेगा, जब तक इसके और खतरनाक वेरिएंट्स और डेवलप होते रहेंगे। तो ये कहना कि साहब इसमें उतने ज़्यादा शिद्दत नहीं है तो इस वजह से हम रिलैक्स हो सकते हैं, इसको बिल्कुल नहीं, ये बात दुरुस्त। इस वक्त ये बहुत बड़ा एक तूफान आया हुआ है दुनिया के अंदर, और उन ममालिक में जहाँ वैक्सीनेशन कम है उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। अगर इसके शिद्दत की परसेंटेज लोगों की कम हो, फिर भी जो टोटल परसेंटेज जो हॉस्पिटलाइजेशन होगी जिन लोगों की, वो बढ़ेगी। आप देखेंगे हॉस्पिटल्स के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा, और बहुत सारे ममालिक इस वजह से मगरिब में भी परेशान हैं कि अगले 4 हफ्ते में हमारे अस्पतालों का क्या हाल होगा और हम क्या इससे कोप कर सकेंगे या नहीं। ये मैं मगरिब के ममालिक की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान की बात तो डॉक्टर साहब उसी मगरिब की बात करते हैं तो लोग उन पाबंदियों के खिलाफ बाहर निकल रहे हैं। वो कहते हैं कि बहुत हो गया यार, हम अब कितना बंद रहे, कितना अपना कारोबार बंद रहे, लेकिन उसकी भी एक लिमिट होती है। तो कब तक दुनिया इस तरीके से जो है वो सर्वाइव करती रहेगी, लोग इसका शिकार होते रहेंगे, कोई एंड कोई
कम होता हुआ नजर आ रहा है आपको, दिख रहा है कुछ? क्योंकि नवंबर 2019 से ये शुरू हुआ है, आप सोचें, और उस वक्त तो मार्च में आके ये दुनिया बारे में फैला है। चाइना में जनवरी में कहीं आ गई थी रिपोर्ट जो थी यूनाइटेड नेशंस की, WHO की, उसके बावजूद भी आहिस्ता 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 फिर हर तरफ ईरान में फैला, तो उसके बाद UK में, बाकी जगह। ये जो ओमिक्रॉन है, ये इसका कोई वेक्टर एनालिसिस नहीं हो सकता कि कितना अरसा तक आगे जाएगा ये जो है इसके बारे में अंदाज़ा है कि हर 1.5 या 2 महीने बाद एक नया ऐसा वेरिएंट आएगा जो पिछले वाले वेरिएंट से कहीं ज़्यादा तेज़ फैलता होगा और शायद उससे ख़तरनाक भी ज़्यादा हो, और वो पिछले वाले वेरिएंट को दबा देगा। यही सूरत हाल रही है अभी तक कि ये वेव्स आ रही हैं और वेव्स जो है एक दब जाता है, दूसरा बढ़ जाता है, और जो ज़्यादा ख़तरा पैदा हो जाता है कि वैक्सीन्स की जो इफेक्टिवनेस है वो फिर कम होती जाती है जैसे जैसे इसका स्ट्रक्चर तब्दील होता जाता है। आपने देखा कि ये फुटबॉल नुमा है जिसमें मुख्तलिफ नोके से लगी हुई हैं, उनमें स्पाइक प्रोटीन्स कहलाती हैं, ख़ास किस्म के प्रोटीन्स होती हैं जो कि बहुत आसानी से इंसानी खलियों के साथ बाइंड करती हैं, अंदर दाखिल होती हैं, इंसानी निज़ाम को, जो दिफाई निज़ाम है, जो एंटीबॉडीज़ हैं, उसको धोखा देते हैं, और फिर ये मल्टीप्लाई करके बाहर आता है और फिर 5 गुना, जैसे मैंने कहा, तेज़ी से फैलता है। तो ये जो है ये इवॉल्व हो रहा है, एवोल्यूशन हो रही है, और इसके ज़्यादा ख़तरनाक सूरत जो है वो सामने आती जा रही है। और सबसे बड़ा जो ख़तरे की घंटी बज रही है वो ये कि अभी तक जो मोर्टेलिटी रेट था, वो जो डेथ रेट था, वो 1% या 2% था जो डेल्टा का था, इसका शायद कुछ कम है, लेकिन मर्ज और वायरस जो पहले आ चुके हैं, इसके मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम और सार्स जो पहले आए हैं, इसी से रिलेटेड उनका जो डेथ रेट था वो 8 से 10% था। तो खुदा ना खास्ता ये वेरिएंट तब्दील होके और इसका डेथ रेट अगर बढ़ जाता है तो फिर ये क़यामत की सूरत हाल दुनिया में हो सकती है। जब तक ये रहेगा तो इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि दुनिया भर के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेट कर लिया जाए। अफ्रीका के लोग जो हैं वो बेचारे महरूम हो गए वैक्सीन से, और कुछ ममालिक ने जैसे कनाडा और यूरोप, बरतानिया, और दोनों ने अपने पॉपुलेशन से 4 गुना ज़्यादा वैक्सीन ख़रीद कर होर्डिंग कर ली है, और उसके अब बैकलैश महसूस हो रहा है। आप देखिए कि वो उन्होंने वैक्सीन तो आपने जमा कर ली, लेकिन अफ्रीका में क्योंकि दोबारा फिर ये इसके वेरिएंट पैदा हो गए और अब सारी दुनिया मुतासिर हो रही है। तो एक इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए वैक्सीन का, और पूरी दुनिया को वैक्सीन की तरफ बढ़ना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर तावर रहमान साहब, बड़ी तफसील से अब इस वेरिएंट के बारे में मालूमात दे रहे थे। नाजरीन यहाँ लेते हैं ब्रेक के बाद आएंगे तो प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा और बात करेंगे एक बार फिर भारत की सूरत हाल। जी नाजरीन, आपने सुना कि किस तरीके से भारत के जो फनकार हैं वो भी अब मैदान में आ चुके हैं मोदी हुकूमत की पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़, और मोदी हुकूमत किस तरीके से अपने मुल्क को खाना जंगी की जानिब धकेल रही है और कोई बंद बांधने वाला नहीं है। और ये सब कल भी हमने इस पर प्रोग्राम किया, परसों भी यही बात आई कि मुसलमानों के साथ जो कुछ भी हो रहा था अब आवाज़ें उठने लगी हैं इस पॉलिसी के ख़िलाफ़। देखिए बात सुने, ये जो सारे लोग हैं, नसीरुद्दीन शाह साहब या दूसरे तीसरे सारे लोग, इनको अब रियलाइजेशन हो रही है। मुझे 1965 की जंग याद है कि जब उधर से तमाम अदीब जितने भी थे, सर लुधियानवी भी और अमृता प्रीतम भी और जितने सारे भी ये बोलते थे, और यहाँ से फैज़ अहमद फैज़ और अहमद इम कासमी और बोलते थे कि तुम हमें भी जंग अच्छी नहीं लगती, लेकिन जंग तुम लोगों ने मुसल्लत की। मसला सारा ये है कि नसीरुद्दीन शाह साहब से आज से कुछ अर्सा पहले जब गुफ्तगू की जाती थी तो कहते थे हम तो बहुत वी आर हैप्पी एंड कंटेंटेड, हम जहाँ बहुत सुकून से, ये एक मल्टी कल्चरल मुल्क है, ये मल्टी फेसेटेड मुल्क है, ये तो कमाल की बात है। मैं आज भी इस बात पे एक जगह पे गुफ्तगू कर रहा था, मैंने कहा मुझे जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ये बुनियाद रखी थी, इस बुनियाद के ऊपर कि देखो हम पूरी दुनिया से बिल्कुल अलहदा तरीके से यहाँ पर कौम के तौर पर हैं, हमारा उठना, हमारा बैठ, हमारा चलना, हमारा फिरना, हमारा खाना खाना, हमारा ज़िंदगी गुजारना बिल्कुल अलहदा है। हम एक भाई अलहदा हो जाए ना एक दूसरे से तो उसके लिए एक पे गौ हत्या हलाल हो जाती है, एक पे गौ हत्या हराम हो जाती है। ऐसे ही एक दोनों सगे भाइयों अलहदा हो जाए, ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ जाता है उसके अंदर, तो हम नहीं रह पाते, इसलिए हम अलहदा हो जाते हैं। पाकिस्तान के साथ हुआ ये सबसे बड़ा जुल्म ये हुआ है
कि पाकिस्तान को पहले दिन से उन्होंने इस बुनियाद पर इकट्ठा करने की बजाय कहा कि पाकिस्तान जो है ये 5 इकाइयों ने मिलकर बनाया है। हालांकि हमने 5 इकाइयों ने इनकार करके ये मुल्क बनाया था, और ये इकाई जिसको वो बंगाल हमसे अलहदा हुआ, आप उस्मान साहब सोचें कि वो उस बंगाल को आपने इकाई के तौर पर अलहदा किया, और वो इकाई जो थी ये गोंदा जो एम्पायर थी ना, गुप्ता और मौर्य से एक बंगाल चला आ रहा था, सिराजुद्दौला के जमाने में एक बंगाल चला आ रहा था, अंग्रेजों ने 1905 से एक बंगाल रखा, लेकिन जब बांग्लादेश बना तो उनका खबरदार इधर ना उधर। तो ये उनको रियलाइज अब भी हो गया, अब सबसे बड़ी रास्ता वही है जो बांग्लादेश की सरहद, इनको अब रियलाइज हो रहा है, अब ये आवाज़ें उठ रही हैं। लेकिन असल अच्छी बात जो मुझे अच्छी लगी नसीरुद्दीन शाह की कि हम 22 करोड़ को कम नहीं होते, और ये हिंदुस्तान में किसी को रियलाइजेशन नहीं। जो लोग गुरीला वार के माहिर हैं वो कहते ये हैं कि किसी एक मुल्क के अंदर 35,000 से लेके 1 लाख तक लोग ऐसे हों जो सिर्फ इस बात को तैयार हों कि हमारी जान चली जाए, हमने लड़ना है, तो उस मुल्क में अमेरिका की फौज भी आ जाए ना तो उस मुल्क को नहीं संभाल सकते। ये उसमें एक जगह जाकिर मूसा की मैं सुन रहा था, तो इंडियन मुसलमानों को कह रहा था, वो कह रहा था कि 70 साल से तुम लोग हमारा खून बहता हुआ देख रहे हो, 1 लाख शुहदा की हम कुर्बानी दे चुके हुए हैं, ये कल तुम्हारे ऊपर आएंगे, लेकिन याद रखो एक बात, जिस दिन तुमने हमारा साथ देना शुरू कर दिया उस दिन इंडिया पे फिर तुमको कह नहीं सके कुछ, तुम्हारे गिरबान का भी हाथ को नहीं डाल सकेगा। इंडिया इस वक्त ऐसी सूरत हाल में है कि जिसके अंदर मुझे लगता यह है कि इंडिया के अगले इलेक्शन, क्योंकि ये सारा कुछ इलेक्शन के लिए हो रहा है, यूपी के इलेक्शन हो रहे हैं, बाकी जगहों के इलेक्शन हो रहे हैं, इलेक्शंस के अंदर बनाई हुई ये जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स की बात है ये ऐसी है कि जो अब वापस नहीं ली जा सकती। अब देखें हरिद्वार में वो कल भी हमने बात की, फिर उसके बाद वो सैफरॉन पहन के जो उनके घेरवे कपड़े पहन के वो फिर सब बच्चों के साथ करवा रहे हैं, जो मनाजिर सामने आए हैं स्कूलों में औथ लिया जा रहा है। आप देखें जिस वक्त इंडिया बना था तो इंडिया के 2 बेसिक निशान थे। पहला निशान उसका वो 4 जो है ना वो शेरों वाला, वो आपने देखा होगा वो जो उनका उसमें, अच्छा वे मैं सारनाथ में ये पढ़ा हुआ है ओरिजिनल जो है, ये अशोक जो था ये बुद्ध था, ये उसकी लाट थी, उसकी लाट के ऊपर ये लगा होता था और उसको उन्होंने एम्बलम बनाया। अच्छा उसके बाद दूसरा है वो है धर्म चक्र, अच्छा। वो जो गोल दायरे में होता है, धर्म चक्र बेसिकली बुद्ध की थी। बुद्ध ने कहा था कि इस दुनिया का इंसान की लाइफ का साइकिल इस तरह का होता है कि एक आदमी जो है अपनी ज़िंदगी का कर्म का फल जो है या इस ज़िंदगी की बुराई का फल इसी ज़िंदगी में हासिल करके चला जाता है। अगर उसने बाप को अपने की बेइज्जती की होती है तो बेटा उसको घर से ज़रूर निकालता है, माँ के साथ बदतमीजी की होती है, सब कुछ होता है, किसी जालिम बन के जुल्म किया होता है तो उसका बदला, या अगर किसी के साथ खैर की होती है तो ये उसकी तथ्य। इसको फिर जैन्स ने अडॉप्ट किया, इसको फिर बाद में हिंदू मत ने भी खुद अडॉप्ट किया और उन्होंने भी कहा कि हमारा धर्म चक्कर जो है ये 7 मुख्तलिफ किस्म के जन्म हैं जिनमें कलयुग का आखिरी जन्म है उसका। ऐसा इंडिया उन्होंने बनाने की कोशिश की थी अपनी तरफ से, लेकिन हिंदू का बुनियादी तस्वर जो है वो उठता इस बात पे है कि वो एक दूसरे मजहब के आदमी को अपने लिए, आप देखें आप हाथ मिलाते हैं लेकिन हिंदुओं का सलाम क्या है यूं करके। उसकी बुनियादी वजह यह है कि कहीं मैं दलित से हाथ ना मिला लूं, कहीं मैं अछूत से हाथ ना मिला लूं, कहीं मैं मुसलमान मलीच से हाथ ना मिला लूं, और इसको फिर उन्होंने री इन्फोर्स किया। अब इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर अगर किसी भी जगह पे किसी मजहब की मौलवी की हुकूमत मौजूद है तो वो सिर्फ इंडिया है, और गुज़श्ता कई सालों से मतलब बीजेपी जो है बेसिकली हिंदुओं का मतलब जमीयत उलमा इस्लाम है। अच्छा। और क्या है या जमात इस्लामी है, यही है और क्या है, और बड़े मिलिटेंट बल्कि तो वो हैं कि जो उनके तालिबान है, शिद्दत हिंदुओं के तालिबान है, वो टीटीपी है उनके। अब असल मसला यह है और वो बाकायदा ऑर्गेनाइज हो चुके हुए हैं। अब वो कहते हैं हम मारेंगे हम मरेंगे। होता यह है कि इस तरह की स्ट्रीट फाइट में आज से 2012 में एक आदमी 2 लोग थे, मुझे जब नाम याद आ जाता है, एक उनके एक्स कृष्णा मैनन जो जहाँ एम्बेसडर थे, उन्होंने एक बहुत बड़ा एक आर्टिकल लिखा था कि अगर इंडिया ने इस रवश को इख्तियार किया तो इंडिया विल बी ए नेक्स्ट सीरिया, एक दूसरा शाम बन जाएगा। अब देखिए शाम के अंदर तो सिर्फ मुसलमानों का शिया सुन्नी की इख्तिलाफ है ना जी, यहाँ तो मुसलमान
हर जगह जो है वो लिखा हुआ। लेकिन हमें फिल्म स्टार शान ने ज्वाइन किया है इसी इशू के ऊपर कि नसीरुद्दीन शाह साहब ने वहाँ आवाज़ उठाई है कि जो भारत के जो ख़ास तौर पर मोदी हुकूमत की जो पॉलिसी है वो क्या है। शान साहब, आप इस बयान को किस तरीके से देखते हैं? और पाकिस्तान का फनकार भी जो है वो बड़ा दुखी है कि जो इंडिया के अंदर ख़ास तौर पर मुसलमानों और अक़लियतों के साथ हो रहा है। जी बिल्कुल, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं सलाम पेश करूंगा औरिया साहब को, वो बड़े हैं। शुक्रिया, शुक्रिया। मैं आप बड़ी माजरत आपको बिल्कुल अचानक हमने लिया है, आपकी बड़ी मेहरबानी, आप तशरीफ लाए। मैं बहुत आपका जैसे कहते हैं ना बहुत ममनून हूँ इसलिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं आप जैसे बुजुर्गों से जो लेगेसी हमें मिली है वो यही मिली है कि पाकिस्तान की अहमियत क्या है, मुसलमान होने की अहमियत क्या है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि वो फनकार जो हमेशा ये कहते थे कि फनकारों की सरहदें नहीं होती, तो मेरे ख्याल में हिंदुस्तान ने वो सरहदें बहुत नुमाया करके दिखा दी हैं इनको बाकायदा। जबकि जो मुसलमान वहाँ पे, मैं तो ये कहूँगा कि एक तरह से कैद हैं। जो अभी आप शाहरुख खान के साथ स्टार्ट किया, उन्होंने आमिर खान के साथ करेंगे, आगे आगे जो जो मोदी सरकार के साथ है सलमान खान, लिहाजा वो उनको कुछ नहीं कहा जा रहा। लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो आज उनको मैं दोबारा अपने बच्चों को ये ज़रूर बताता हूँ कि कायदे आज़म की वजह से ये आज हम ये आज़ादी से सांस ले रहे हैं जिस मुल्क में, और अपनी फ़िज़ा में सांस ले रहे हैं। तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये बहुत ख़तरे की घंटी है, बिकॉज ये जो फनकारों के साथ ये करने लगे हैं अभी वहाँ पे, ये स्टार्ट है। अभी आप देखिएगा कि आगे आगे ये किस तरह कर रहे हैं। और कश्मीर से लेके, और कश्मीर का तो मैं अकेला ही, मेरी फनकार बरादरी शायद ज़्यादातर तो कश्मीरी भी हैं। हाँ जी, तो मेरा बहुत गहरा लिंक है। मेरे वालिद ने कश्मीर पे फिल्में बनाई और मेरा तो एक राब्ता और रास्ता हमेशा से रहा है। तो मैं हमेशा ये समझता था, लोग समझते थे शायद मैं इंडिया के साथ काम नहीं करता हूँ। तो मैं जिस वालिद का बेटा हूँ, मुझे इस वजह से मैं नहीं काम करता, बिकॉज अपने वालिद की तस्वीर कमरे में लगाने से आप उनके बेटे नहीं बनते। उनकी जो लेगेसी होती है, उनकी जो आइडियोलॉजी होती है, उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं तो कश्मीर के लिए भी आवाज़ उठाते रहता हूँ। मुझे दुख इस बात का था कि ये नसीरुद्दीन शाह साहब आज इस बात को महसूस कर रहे हैं, हालांकि उनको इस बात को बहुत पहले महसूस करना चाहिए था। अभी मैं राना अयूब एक जर्नलिस्ट हैं, उनको मैंने ट्विटर पे फॉलो, वो मुझे कर रही हैं। तो अगर आप ट्विटर पे भी देखते हैं तो बहुत सारे जो इंडियन फनेटिक्स, जिसे आप फंडामेंटलिस्ट फंडोज कहते हैं, वो बहुत आजकल बहुत हाई है उनका ट्रेंड। वो मुझे ट्विटर पे भी आप देखिएगा कि वो बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं और बहुत बुरा भला कहते हैं हमें ट्विटर पे। इसलिए कहते हैं तो उनका बस नहीं चलता, कभी कुछ मसला उठा लेते हैं, कभी कुछ मसला उठा लेते हैं। तो ये जो फिजा जो कायम हुई है, इस फिजा की लपेट में मुसलमान तो आएगा ही आएगा। मेरे ख्याल में इंडिया का वो एक सेक्युलर जो एक पर्दा था, वो भी चाक हो गया है, जिससे नुमाया होकर वो सामने आ रहे हैं और पता चल रहा है कि ये बेसिकली एक हिटलर और ये एक फाशिस्ट, अगर आप देखें तो ये एक नेशन बनती जा रही है। और ये एथनिक क्लेंजिंग के ऊपर जो ये हाल कर रहे हैं मुसलमानों का, इसके बाद सिर्फ मुसलमानों पे ये नहीं रुकेंगे। मेरा ख्याल है ये जितने भी वहाँ पे माइनॉरिटीज हैं उनको ये टारगेट करना शुरू करेंगे। अभी भी अगर आप उनको देखते हैं, सोशल मीडिया पे भी देखते हैं, हमारे बहुत से फनकार ऐसे हैं जो शायद अभी भी इस उम्मीद में है कि उनको वहाँ काम मिल जाए, इसलिए वो बोलना पसंद नहीं करते। लेकिन मैं तो जब काम मिल रहा था मैं तब भी यही बोलता था और मैं आज भी यही बोलता हूँ। और बड़े दुख की बात है कि इंडियन पंजाब की जो फिल्में हैं वो पाकिस्तान ने खोल दी हैं मुसलमान के साथ जो वहाँ सलूक हो रहा है। उसके बाद हम इंडिया की फिल्में, इंडियन पंजाब की फिल्में पाकिस्तान ने खोल दी हैं और पाकिस्तानी फिल्में और पाकिस्तानी कंटेंट बैन है इंडिया में। मुझे ये समझ नहीं आती और ये साहब कि हमें कब होश आएगा, हम कब अपने पैरों पे खड़े होंगे और हमें वो गैरत नामी चीज़ जिस पे ये पता चले कि एक आदमी हमें अपने मुल्क में दाखिल नहीं करना चाहता और उसके बावजूद हम उनकी फिल्मों को, उनके कंटेंट को जगह देते हैं पाकिस्तान में। और 5th जनरेशन वॉरफेयर के जरिए ये जितने टूल्स इस्तेमाल हो रहे हैं, फिल्में हो गई, ट्विटर हो गया, सोशल मीडिया हो गया, ये सारे इनके टूल्स हैं जो हमारी यूथ जिसकी वजह से डाइवर्सिफाई हो रही है। और आप यकीन करें कि अगर हम सरहदों की हिफाजत करते रहे और दिलों और दिमागों की हिफाजत ना कर सके तो मेरा नहीं ख्याल कि हम ये जंग जीत पाएंगे। बहुत अच्छे शान, आपने बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये बात किया है। अल्लाह ताला आपको इसकी जज़ा भी देगा और आपने इतने शानदार तरीके से, और यही चीज़ है। मैं आपको एक बात बताऊं, जिस वक्त आज से 2007 में इंडिया में गया था तो ये मुसलमान जो थे ये समझते थे कि शायद कश्मीरी हमारे लिए मसला बना रहे हैं और कश्मीरी कहते थे काश तुम हमारा साथ देते तो हमारी 1 लाख कब्रें ना होती यहाँ पर। आज एक एक बंदा आप वहाँ पर जिस तरह की सूरत हाल का शिकार हम पहले डिस्कस कर चुके हैं,
ये बताइएगा कि ये अगर आप ये जो पाकिस्तान ने फिल्में खोली हैं इसके ऊपर इंशाअल्लाह लजीज हम भी बोलेंगे, आप भी इस पे मजीद कहें और मजीद आगे बढ़ाएं। आप एक सच्ची बात यह है कि इस फिल्म इंडस्ट्री के अंदर एक मशल की हैसियत रखते हैं। बड़ी मेहरबानी सर, आपने मुझे इस कारवां में मेरे साथ जरूर चलना है, यकीन कीजिए। मैं चलूंगा। हम कल्चरल बॉर्डर पे, मैं अकेला सिपाही हूँ जो लड़ता रहता हूँ, मैं बुलाता रहता हूँ लोगों को। हमने जिन लोगों से उम्मीद भी रखी, हमने उनको भी आवाज देके देख लिया, लेकिन उन्होंने भी कुछ नहीं किया। नहीं, हम आपके साथ से जी बिल्कुल, इसको आप जरूर आगे लेके जाइएगा, बिकॉज ये जो दूसरा पंजाब जो इंडियन मेन स्ट्रीम बॉलीवुड फिल्म है वो तो बैन है पाकिस्तान में, लेकिन अब ये कनाडा और इंग्लैंड के थ्रू अपने जो इंडियंस हैं ये प्रोड्यूस करके पंजाबी फिल्में यहाँ पे लगा रहे हैं। और दुनिया में दो ही मुल्क हैं जो पंजाबी फिल्में बनाते हैं, और ये सब एक पाकिस्तान है और एक इंडियन पंजाब है। और बड़े दुख की बात है कि इंडियन पंजाब की जो फिल्में हैं उनको यहाँ पे आने की इजाजत मिल चुकी है, और जो पाकिस्तानी पंजाबी फिल्म है उसको क्रश कर दिया गया है, उसको तबाह कर दिया गया है, उसको जगह नहीं मिल रही है, ना सिनेमा में जगह मिल रही है, ना माशरे में जगह मिल रही है, जिसकी वजह से आपकी जो पॉपुलेशन है, जो मासेज हैं, उनकी एंटरटेनमेंट खत्म होती जा रही। अच्छा शान साहब, बहुत बड़ा सवाल आपने उठा दिया कि क्यों पाकिस्तान की फिल्म को जगह नहीं दी जा रही। बहुत तफसीली मौजू है, फिर हम आपसे इस पर तफसील से बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का, और साथ ही प्रोग्राम का वक्त भी यहाँ पे ख़त्म होता है। कल इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे कुछ नए मौजूआत के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।